ये कहते हैं कि एक एक तस्वीर जो होती है वो हजारों शब्दों पर भारी होती है, और आज यही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकाउंट से एक ट्वीट किया गया। इस तस्वीर की कीमत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पहचान गए। इस तस्वीर के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने 10 मिनट तक इंतजार किया, क्योंकि इस तस्वीर की कीमत वो जानते थे। अमेरिका से लेकर यूरोप तक इस तस्वीर से आज एक बड़ा मैसेज गया है। मैसेज, भारत झुकेगा नहीं, भारत अपनी नीतियां खुद बनाएगा, और अगर आप धमकी देंगे तो आपके झांसे में हम बिल्कुल नहीं आने वाले। डोनाल्ड ट्रंप ने आज इस तस्वीर को देखा, भारत रूस की दोस्ती को देखा। टैरिफ वॉर के बीच ये फोटो कितनी अहमियत रखती है, ये बात शायद आज अमेरिका को समझ में आई, और इसी वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे समय के बाद एक जला बुझा ट्वीट किया। ये बताया कि भारत जो है वो बहुत ज्यादा टैरिफ लेता है, रूस से बहुत ज्यादा तेल लेता है, हमसे पैसा वसूल रहा है। अब भारत ने टैरिफ में कमी का ऐलान किया है, लेकिन काफी देर हो चुकी है। कैसे एक तस्वीर आज डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही थी, और क्यों आज डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बादशाहत को लेकर सोचना पड़ रहा है, देखिए। चीन के तियानजिन में ट्रंप को ट्रिपल सेटबैक कैसे लगा? अगर ये समझना है तो इन मुद्दों को पहले समझ लीजिए। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, लेकिन भारत झुका नहीं। ट्रंप ने पुतिन को अलास्का बुलाया, सीज फायर के लिए कहा, लेकिन पुतिन रुके नहीं। ट्रंप ने जेलेंस्की से बात की, उन्हें अपना इलाका छोड़ने को कहा, जेलेंस्की ने ट्रंप की बात नहीं मानी। एससीओ समिट में मोदी और पुतिन के बीच खुलकर बात हुई। मोदी ने युद्ध पर खुलकर बात की, पुतिन ने ध्यान से सुना। ट्रंप ये सब देखते रहे। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच नरेंद्र मोदी के इन शब्दों का क्या महत्व है, पुतिन ने इन पर कैसे रिएक्ट किया, ये आपको बताएं। इससे पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। दोनों ही तस्वीरों में कॉमन फैक्टर व्लादिमीर पुतिन है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब ट्रंप से मिले थे, तब दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज नोट कीजिए। ऐसा लगा पुतिन को मनाने के लिए ट्रंप काफी एफर्ट्स कर रहे थे। फ्लाई पास्ट के लिए B-2 बॉम्बर्स तक उड़वाए, दोनों साथ चले, रेड कार्पेट बिछवाए। लेकिन दूसरी तरफ चीन में जब मोदी और पुतिन मिले तो गर्मजोशी अलग लेवल की थी। मोदी और पुतिन साथ चलते रहे, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले, हंसते खिलखिलाते बातें होती रही। बस यही फर्क है नेचुरल फ्रेंड में और वॉनबी टाइप दोस्ती में। रूस हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान रूस का पूरक है। पुतिन ने मोदी को प्रिय दोस्त कहकर बुलाया तो मोदी ने कहा मुश्किल वक्त का साथी। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। बातचीत का ये दौर यूं ही चले, इसे लेकर आगे की प्लानिंग हो चुकी है। लेकिन इस मीटिंग से ट्रंप को सीधा संदेश किया है। ट्रंप टैरिफ लगाते रहें, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती बरकरार रहेगी। भारत और रूस के बीच आगे भी रक्षा सौदे होते रहेंगे। हिंदुस्तान अपनी जरूरतों के मुताबिक रूस से तेल खरीदता रहेगा, किसी की दादागिरी सहन नहीं करेगा। अब दुनिया का कोई दादा ये ना सोचे कि भारत को आंख दिखा दी तो वो झुक जाएगा। आज का भारत आंखों में आंख डाल के बात करता है। बहरहाल इस पूरे डेवलपमेंट पर जेलेंस्की की भी नजर है। वो शांति की टेबल पर आना चाहते हैं, लेकिन रूस को, पुतिन को डोनबास से कम कुछ भी मंजूर है। जेलेंस्की ने एससीओ में मोदी पुतिन की मीटिंग से पहले पीएम मोदी को फोन लगाया, प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातें रखी, बोले भारत की कोशिशों से दोनों देशों में सुलह मशविरा हो सकता है। Це хороший результат серпня. Вересень теж має бути з відповідним результатом. Наша мета не менше
$1 миллиарда в программе. अब लौटकर एससीओ समिट पर आते हैं। दरअसल किसी भी समिट के लिए दो नेताओं के मिलने का टाइम पहले से तय होता है, प्रोटोकॉल है। कोई 10 मिनट तक मुलाकात करता है तो कोई 5 मिनट तक। लेकिन भारत और रूस के लीडर्स की मीटिंग करीब 1 घंटा चली और इससे पहले वो करीब 1 घंटे कार में सवार थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच भारत और रूस तो मजबूत हुआ ही, साथ में चीन भी पावर बैलेंस के लिए साथ दिखाई खड़ा दिया। देखिए, वक्त की बात है, लेकिन अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति हैं। रोज किसी ना किसी मसले पर खुलकर बोलते हैं, खुलेआम झूठ बोलते हैं, झूठे दावे करते हैं। एक झूठा दावा ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी किया था। पहले आपको वो दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो मिलकर अपनी डेड इकोनॉमी को गिरा सकते। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ बहुत हाई हैं। इस तरह रूस और अमेरिका लगभग कोई व्यापार नहीं करते। ट्रंप का दावा आने के बाद अब एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं, जिसमें पीएम मोदी ने बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल दिया। पीएम मोदी वो कर दिया जो ट्रंप बार बार बोलकर नहीं कर पाए। ये तस्वीर सबूत इस बात की है कि डिप्लोमेसी में बिना कुछ बोले भी काफी कुछ कह दिया जाता है। और जिस रूस की वजह से डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे थे, उसी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक गाड़ी में बैठी तस्वीर। खास बात यह थी कि बायलैटरल मीटिंग में जाने से पहले पुतिन ने पीएम मोदी का करीब 10 मिनट तक का इंतजार किया। अब समझिए, अगर पुतिन जैसा लीडर वेट कर रहा है तो मैसेज क्या है, कैसे है, और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज इन तस्वीरों के बाद रिएक्ट करने आए और बताया कि भारत का बिजनेस बहुत बड़ा चल रहा है। कुछ जानकारियां भी हमारे पास है जो आपको ग्राफिक जरिए दिखाते हैं। हालांकि एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी देखने को मिली। कभी राष्ट्रपति जिनपिंग की कार खास कार में नजर आए तो कभी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ नजर आए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कार डिप्लोमेसी से उनकी खास कारों के बारे में। तो चीन की रोल्स रॉयस जिनपिंग की पसंदीदा कार, पूरी इंटीरियर जो है वो अलग तरीके की है, पीछे की वीआईपी कंफर्ट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये उनकी कार है, जिनपिंग की पसंदीदा कार। टीवी शामिल है, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैमिंग सिस्टम है, पंक्चर होने पर कार चलती है, बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट रेजिस्टेंट कार है। रूसी राष्ट्रपति के बारे में जान लीजिए। और एस सेनॉट ब्रॉन्ड उनकी लग्जरी लिमोजिन रेट्रो स्टाइल लग्जरी फीचर से लैस है और बख्तरबंद गाड़ी है। आर्मर, इसके अलावा पियर्सिंग ग्रेनेड से बचने के लिए डिजाइन की गई है। इमरजेंसी एग्जिट, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब कुछ यहां पर मौजूद है। पुतिन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। ये तस्वीरें हैं पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी की। ये तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि कैसे दुनिया की 2 बड़ी शक्तियां भारत से संबंध मजबूत कर रही हैं। भारत के साथ मिलकर वैश्विक धुरी बदलने की तैयारी में है। वैश्विक सत्ता संतुलन की नई इबारत लिखी जा रही है। सबसे पहले इस तस्वीर को डिकोड करते हैं। ये तस्वीर गवाह है मोदी पुतिन की मजबूत होती दोस्ती की। वैसे तो रूस हमेशा से ही भारत का खास दोस्त रहा, लेकिन इस कार डिप्लोमेसी ने दोस्ती को और गहरा कर दिया। दरअसल एससीओ समिट स्थल से द्विपक्षीय बैठक स्थल कुछ ही दूरी पर मौजूद था। द्विपक्षीय बातचीत के लिए पुतिन पीएम मोदी के साथ जाना चाहते थे, इसलिए पुतिन ने 10 मिनट तक पीएम मोदी का इंतजार किया। इसके बाद दोनों नेता एक ही कार में कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए साथ साथ रवाना हुए। वार्ता स्थल पर पहुंचने के बाद भी दोनों नेताओं ने कार में 45 मिनट बात की और फिर दोनों के बीच एक बायलैटरल मीटिंग हुई जो 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। हालांकि मोदी पुतिन की इस कार डिप्लोमेसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप टैरिफ लगाकर भारत रूस की दोस्ती तोड़ने के कवायद में थे, भारत पर झूठे आरोप लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी और पुतिन ने बायलैटरल टॉक्स के लिए एक ही गाड़ी से पहुंचकर न केवल अपने रिश्तों को पर्सनल टच दिया, बल्कि ट्रंप की कोशिशों को भी फेल साबित कर दिया। कार डिप्लोमेसी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें कल भी देखने को मिली थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन आए और जिनपिंग ने उनके स्वागत के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पीएम मोदी के चीन दौरे के लिए सबसे लग्जरी और खास कार होंगची का इंतजाम किया, जिसमें बैठकर पीएम मोदी ने तियानजिन की सड़कों पर सफर किया। इस कार की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसी गाड़ी को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी आधिकारिक यात्राओं में इस्तेमाल करते हैं।
कार की अहमियत समझ लीजिए। जानकारी के मुताबिक होंकी की लंबाई करीब 5.5 मीटर है, वजन 3 टन से ज्यादा। इसमें 6 लीटर V12 टर्बो इंजन लगा है जो 400 हॉर्स पावर से ज्यादा ताकत देता है। ये कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लगभग 8.5 सेकंड में पूरी कर लेती है। इसकी टॉप स्पीड करीब 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुरक्षा के लिए इसमें ऑल व्हील ड्राइव, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरे और पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जब 2019 में शी जिनपिंग भारत के महाबलीपुरम आए थे, तब भी जिनपिंग ने इसी कार का इस्तेमाल किया था। इसी कार में सफर करते नजर आए और अब जब पीएम मोदी चीन पहुंचे हैं तो उनके लिए भी जिनपिंग की यही स्पेशल कार रिजर्व की गई। हालांकि इससे पहले भी चीन ने दूसरे देशों से अपने रिश्तों को सुधारने के लिए कार डिप्लोमेसी का सहारा लिया। 1970 के दशक में जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन गए थे तो उन्हें और उनके दल को ले जाने के लिए होंगशी कार का ही इस्तेमाल किया गया था। यह उस समय चीन अमेरिकी रिश्तों में इस गाड़ी की खास अहमियत दिखाता था। कई साल बाद 2013 में जब फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद चीन पहुंचे थे तो उनको भी सरकारी यात्रा के दौरान होंगशी कार में ही ले जाया गया। और अब पीएम मोदी के लिए इस खास कार का इंतजाम बताता है कि चीन भारत की तरफ मजबूती से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। एससीओ समिट के दौरान इस कार डिप्लोमेसी से यह भी साफ हो गया कि वैश्विक संतुलन के लिए अब एक नई तकड़ी तैयार है, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अब गले तो मिले हैं, दिल मिलेंगे नहीं मिलेंगे वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। जापान चीन के दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लौट आए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, चीन में एससीओ समिट के बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो दिल्ली लौटे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण दौरा था। दौरा महत्वपूर्ण इस लिहाज से था क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था। निगाहें थीं भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, सवाल बहुत सारे उठ रहे थे। ऐसे में चीन और रूस के राष्ट्रपति के साथ जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि डिप्लोमेसी में नथिंग इज परमानेंट एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। वक्त के साथ, जरूरत के साथ रिश्ते बदलते रहते हैं और अगर ये रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं तो फिर अमेरिका इससे परेशान हो सकता है। और इसीलिए सवाल ये है कि क्योंकि पाकिस्तान बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा था और पाकिस्तान अब सदमे में, गजब बेइज्जती हुई। पाकिस्तान की आज हालत जो है वो परेशान होने वाली है। आज पाकिस्तान के वजीर आजम के दिमाग में बेइज्जती कौन रही होगी और ये सोचना लाजमी होगा, क्योंकि जब शहबाज शरीफ कतार में खड़े थे और उन्हें कोई नहीं पूछ रहा था, लोग इग्नोर करके आगे जा रहे थे, ऊपर से आतंकवाद प्रायोजक देश का टैग लग रहा था, तो फिर सोचना भी उनके लाजमी है कि क्यों बार बार उनकी बेइज्जती दुनिया भर में होती है। दरअसल हुआ यह है कि 10 से ज्यादा लीडर्स के सामने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। एससीओ समिट में पाकिस्तान के खिलाफ घोषणा पत्र आया और इसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। अपराधियों और आतंक को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात लिखी और यह सब कुछ चीन के सामने। ये वही चीन है जो पाकिस्तान का काफी क्लोज फ्रेंड है। हालांकि बदलते वक्त के साथ चीन ने भी बदलाव दिखाया। पहलगाम आतंकी हमले पर हिंदुस्तान के रुख का सपोर्ट किया। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज चीन के अंदर दुनिया के सामने पाकिस्तान पिट गया। तीन देश, तीन महाशक्ति और दुनिया की व्यवस्था बदलने वाली महामुलाकात। एससीओ समिट में सबसे ज्यादा चर्चा 3 लीडर्स की पोस्चरिंग और बॉडी लैंग्वेज की हुई। नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस, शी जिनपिंग का व्यवहार और व्लादिमीर पुतिन का दोस्ताना अंदाज। ये कवर पेज फोटोज व्हाइट हाउस से लेकर इस्लामाबाद तक ट्रेंड कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर शहबाज शरीफ हैं, जो हाथ मिलाने को तरसते रह गए, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आज पाकिस्तान के वजीर आजम की ये तस्वीरें खूब सर्कुलेट हो रही हैं। एक एक फ्रेम पर गौर कीजिए, क्योंकि इनके मीम्स बन रहे हैं। पहले नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन बात कर रहे थे। बाद में जब पुतिन और मोदी एक साथ चलने लगे तो शहबाज अकेले खड़े नजर आए। वो पुतिन से हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन पुतिन उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ गए, देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद मोदी का एससीओ समिट से आतंकवाद पर बयान आ गया। से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने
और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। नरेंद्र मोदी का यह बयान एससीओ ने पूरी तरह से एंडोर्स किया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें सपोर्ट करने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? अब जो लोग पूछ रहे हैं कि एससीओ समिट से भारत को क्या मिला, उन्हें ये दो तस्वीरें देखनी चाहिए। जब जून में इसी समिट में रक्षा मंत्री मिले थे, तब घोषणा पत्र में आतंकी हमले का जिक्र नहीं था। भारत समिट के इस रुख से बेहद नाराज हुआ। रक्षा मंत्री ने साइन तक नहीं किया था। लेकिन इस बार जॉइंट स्टेटमेंट का पहला पूरा पैराग्राफ पाकिस्तान के खिलाफ था। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार की बात सुनवाते हैं। जैसे ट्रंप साहब बार बार कुछ भी बोलते हैं, ऐसा ही लगता है कि उनके सलाहकार का भी हाल हो गया। पीटर नवारो उनका नाम है। कब क्या बोल जाएं किसी को पता नहीं। पहले तो पीटर नवारो ने कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वो युद्ध भारत ने शुरू करवाया है, मोदी का युद्ध है। लेकिन अब पीटर नवारो ने एक नया राग लाया है। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार कहते हैं कि भारत रूस से जो तेल ले रहा है उससे ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। जिसके बाद आखिरकार यह सवाल उठा कि आखिर किसके एक इशारे पर पीटर अमेरिका की विदेश नीति में ये ब्राह्मण वाला एंगल ला रहा है। देखिए रिपोर्ट। Brahmins profiteering. ट्रंप को टैरिफ में ब्राह्मण क्यों दिखता है? टैरिफ पर ट्रंप की स्क्रिप्ट कौन लिखता है? ट्रंप के टैरिफ में ईस्ट इंडिया का कैसा फॉर्मूला दिखता है? ट्रंप के बिजनेस सलाहकार पीटर नवारो के ऐसे बयान क्या टैरिफ पर ट्रंप की बेचैनी का नतीजा है, या फिर भारतीय समाज के बीच जातीय विभाजन को भड़काने का ट्रंप प्लान? ट्रंप की टैरिफ दादागिरी को सही ठहराने और धार लगाने के लिए नवारो बेतुके बयानों की बौछार कर रहे हैं। जुबान उस वक्त और बेलगाम हुई जब एससीओ मीट में पीएम मोदी की कूटनीति चीन, रूस जैसे सुपर पावर्स मुल्कों से मिलकर ट्रंप की टैरिफ हेकड़ी को तोड़ने के रास्ते खोज रही है। Look, Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. निश्चित तौर पर पीटर नवारो की यह भाषा सिर्फ भारत के रूसी तेल खरीदने को लेकर नहीं है। इस बौखलाहट की वजह है एससीओ समिट, जिसके मंच पर जब चीन, रूस और भारत के हाथ मिले तो रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाले अमेरिका का खेल धीरे धीरे समझ आने लगा। पहले ट्रंप ने आरोप लगाया था कि भारत कच्चा तेल खरीदकर रूस को यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए फंड करता है। They're not doing well. Their economy is not doing well right now because it's been very well disturbed by this. It doesn't help when the President of the United States tells their largest or second largest oil buyer that we're putting a 50% tariff on you if you buy oil from Russia. That was a हालांकि इस ब्राह्मण शब्द को लेकर एक और कहानी आ रही है। कहानी आ रही है कि ये कुछ अलग है। दरअसल अमेरिका का एक शहर है बोस्टन, और इसी को लेकर एक शब्द गढ़ा गया, बोस्टन ब्राह्मण्स। इसका इस्तेमाल अमेरिका के बोस्टन शहर में रहने वाले धनी, शिक्षित और कुलीन परिवारों के लिए होता है। यह शब्द भारतीय जाति व्यवस्था से प्रेरित होकर गढ़ा गया था, लेकिन इसका भारत के ब्राह्मण समुदाय से कोई संबंध नहीं। बोस्टन ब्राह्मण का यह शब्द 1861 में अमेरिकी लेखक वेंडेल होम सीनियर ने अपने उपन्यास एल्सी वेनर में गढ़ा था। उन्होंने बोस्टन के कुलीन परिवारों को न्यू इंग्लैंड का ब्राह्मण वर्ग कहा था। अब जिस अमेरिका को रूसी तेल में कभी ब्राह्मण और कभी मोदी का युद्ध नजर आता है, उस अमेरिका में मौजूदा वक्त में 52 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे ऊंची जातियों की संख्या वाले हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय अब अमेरिका में चीनी अमेरिकी समुदाय के बाद दूसरा सबसे बड़ा एशिया समूह बन चुका है।
तो कुल मिलाकर ये आरोप जो लगा रहे हैं वो किस पर लगा रहे हैं? क्या ये जातिगत एंगल को लेकर था या ये दूसरा वाला एंगल था? जो कुछ था, इतना जरूर है कि जो ट्रंप और उनके सलाहकार कह रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भारत रूस के साथ क्या करता है, अपनी डेड इकॉनमी कैसे उठाता है, उसे फर्क पड़ रहा है और वो दिख रहा है। उत्तर भारत के हिमाचल में बाढ़ बारिश से हालात खराब हैं। रविवार से तेज बारिश हो रही तबाही को देखते हुए सीएम सुक्खू ने विधानसभा में राज्य को आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित किया। नुकसान के आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको बता दें करीब 5 नेशनल हाईवे और 800 सड़कें बंद पड़ी हैं। इस मानसून में अब तक 320 लोगों की मौत हो चुकी है, 379 लोग घायल हैं जबकि 40 लापता हैं। बाढ़ से अब तक 4,569 घर तबाह हो चुके हैं, 1885 पालतू पशुओं की मौत हो चुकी है और 2,174 बिजली के ट्रांसफार्मर भी उड़ चुके हैं। इसके साथ ही 365 जल आपूर्ति योजनाएं भी फिलहाल वहां पर ठप पड़ी हैं। और इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि हिमाचल वासियों को किस तरह के हालात से गुजरना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मार जो है वो उन इलाकों पर पड़ रही है जिनमें कुल्लू मनाली भी शामिल हैं और इसी को लेकर कचहरी में अगली पेशी दिखाते हैं। जो कभी होते थे घर, वहां अब है तबाही का मंजर। जिन रास्तों से लोग गुजरते थे उन पर दिखा कुदरत का क्रोध। जहां कभी लोग बिताते थे छुट्टियां, वो रिसोर्ट होटल मिट्टी में मिले। सबसे पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए जो बताने के लिए काफी हैं कि कुदरत ने कुल्लू मनाली में कैसी तबाही मचाई है। एक तस्वीर है 25 अगस्त की जिसमें देखते ही देखते एक घर पानी में समा गया और दूसरी तस्वीर सैलाब के बाद की। तबाही का ये मंजर भले ही आसमान से कैप्चर किया गया हो, लेकिन जिस जमीन पर अब आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई पड़ते हैं वहां कभी घर हुआ करते थे जिसमें लोग थे, जिंदगी रोशन थी। लेकिन अब ना तो घर बचा है और ना ही उसमें रहने वाले लोगों के लिए ठिकाना। जो घर दिखते भी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी का 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम हिंदी सिनेमा में उर्दू अचानक कैंसिल हो गया और उसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गीतकार और शायर जावेद अख्तर करने वाले थे, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद ने जावेद अख्तर को निमंत्रण भेजने का विरोध किया और जावेद अख्तर का प्रोग्राम रद्द करवा दिया गया। जावेद अख्तर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दुनिया उनकी कलम को सलाम करती है। गीतकार हैं, शायर हैं, इसी लिहाज में जाने जाते हैं। लेकिन जावेद अख्तर को लेकर पश्चिम बंगाल में अलग तरह की बातें हो रही हैं। कोई उन्हें काफिर कह रहा है तो कोई उनकी तुलना शैतान से कर रहा है। पहले ये बयान सुनिए। हर एक के पास गैरत होती है, हर एक के पास ईगो होता है। तो आखिर एक अल्लाह के ऊपर सवाल उठाना और एक अल्लाह की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कलिमात कहना, और एक बार दो बार नहीं, एक तो होता है कभी जो है सफते लिसानी हो जाती है, जबान फिसल गई, बोल दिया, मुसलसल बोले जा रहे हैं, आमदन बोले जा रहे हैं। तो ऐसे शख्स के प्रोग्राम में जो खुदा का बागी है, ऐसे शख्स के प्रोग्राम में किसी मोमिन और किसी मुसलमान की शिरकत ये कैसे हो सकता है? एक तो ये कि अल्लाह का मजाक उड़ाना, नबी का मजाक उड़ाना, वो तो एक उस पर कुफ्र लाजिम आता है। और ऊपर अगर कोई सुन्नत का मजाक उड़ा दे, उनके एक तरीके का, उनकी किसी बात का अगर मजाक उड़ा दे तो उस पर जो है वो आदमी काफिर हो जाता है। अब सवाल है कि जावेद अख्तर को काफिर क्यों कहा गया, क्यों और कहां उन्हें लेकर विरोध हो रहा है। ये समझने के लिए मैटर को शुरू से जानना होगा। कोलकाता में पश्चिम बंगाल उर्दू अकेडमी के 4 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम हिंदी सिनेमा में उर्दू का आयोजन किया गया था। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार और शायर जावेद अख्तर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले थे। लेकिन इस्लाम और मुसलमानों पर जावेद अख्तर की राय को लेकर उनके कार्यक्रम में शामिल होने का विरोध हुआ। जमीयत उलेमाए हिंद और वाहियान फाउंडेशन ने जावेद अख्तर को शैतान बताते हुए निमंत्रण भेजने का तीखा विरोध किया। इसी के बाद बात आगे बढ़ गई और फिर उर्दू अकेडमी ऑफ बंगाल ने अपना फैसला वापस लिया। जावेद अख्तर को बुलाने से इनकार कर दिया। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से 28 अगस्त को क्या बयान आया था, सुनिए। एक शख्स को बुलाया जा रहा है जिसका नाम है जावेद अख्तर। ये शख्स के आने से मुसलमानों में बहुत बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि इसने इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर से अल्लाह के ख़िलाफ़ बहुत बकवास बकी है। और ये इंसान नहीं, इंसान नुमा एक शैतान है। लिहाजा उर्दू एकेडमी से हमने बार बार गुजारिश की है और आपके चैनल के ज़रिए से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि इसको जो है जावेद अख्तर को इस प्रोग्राम में शरीक ना करें। इसके शिरकत से मुसलमानों में जो है नाराज़गी पाई जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल उर्दू अकेडमी की चेयरपर्सन कोई और नहीं, खुद ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री।
जब उन तक ये मामला पहुंचा तो उन्होंने भी कहा कि अगर जावेद अख्तर के आने से दिक्कत होगी तो फिर उन्हें बुलाना ही क्यों। ये बात खुद ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी की तरफ से कही गई। एक शब्द सुनिए। फिर पता चला इन लोगों ने दीदी से कांटेक्ट किया। दीदी चूंकि सीएम है और पल्स को समझते हैं कि क्या होने वाला है, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंची है कि मुसलमान इससे खफा हैं और ये मजहब इस्लाम को अटैक किया है। तो उन्होंने कहा ऐसा काम आप लोग क्यों करेंगे जिससे मजहब को रवादारी का अटैक होगा, छोड़ दो उसको। फिर 4 दिन का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। ये सूरत है। इस फैसले में ममता बनर्जी का भी सहमति है? नहीं, सहमत का वो उर्दू एकेडमी के प्रेसिडेंट है, सहमत नहीं। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने मुंबई में बैठकर कुछ साल पहले जावेद अख्तर के साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन अब इस्लामिक संगठनों के आगे उन्होंने जावेद अख्तर को रोक दिया। ममता दीदी के इसी रुख से अब राइटर्स और एक्टिविस्ट नाराज हैं। सीपीएम ने भी ममता बनर्जी के इस फैसले का विरोध किया है।